नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। आज की ये क्वेश्चन ना एमपी पेट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये हमने ऐसे डिजाइन किए हैं जिससे आपकी जो फिजिक्स ADDET में आती है वो भी आप कर पाएं। क्योंकि हमें पता है हमारे जो बच्चे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे जो हैं ADDET का एग्जाम भी देते हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि अब फॉर्म तो निकल चुके हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था। अगर आप दे रहे हैं तो इसका सिलेबस हम पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने ये जो सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लिया है तो फिजिक्स उसमें 40 नंबर की आती है, आपको पता है। इसके अलावा जो पीएटी का एग्जाम है उसमें बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए जो है फिजिक्स आपकी 50 नंबर की आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों के लिए 25 नंबर की आती है। तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सोचते हुए हमने फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सब लोग दे देंगे आपको, और भी टॉपिक पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे लोग दे देंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन पे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं तो इनके टॉपिक्स भी हम आपको दे देंगे ना। फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे आपको दे देंगे, सॉल्व भी करवा देंगे, उनके एमसीक्यूज भी लगवा देंगे ना। तो आप वीडियो में बने रहिए। आज के लिए तो हम इन जो क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है, तो पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में हमने बहुत सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिया है, साथ ही और जो ऑप्शंस होते हैं वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अभी आप साथ में बने रहेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले ही क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वर्ग, है ना, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है हमसे पूछा है, यानी कि यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट, जो न्यूटन होता है ये किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है फोर्स की। किसकी होती है, फोर्स की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जूल, तो ये जूल जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। आज का क्या करेक्ट आंसर है, जूल। जूल जो है यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसके अलावा वॉट, वॉल्ट बोलता पावर, पावर की क्या होती है, वॉट होती है। इसके अलावा कूलॉम, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब आपको बताना है कि इनके जो है ना, इस तरीके से जो यूनिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कवर करके रखने हैं। जितने भी एसआई यूनिट्स हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा यूनिट आप याद कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। विच लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि बल का परिमाण निकालने के लिए कौन से कौन से प्रयोग का यूज किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करिए, है ना। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, जब तक कोई वस्तु रोकी है तो रोकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये कौन बोलता है, ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ, ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। ये फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन बोलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो भैया जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसी से हमको फोर्स का जो है, फोर्स जो होता है बल, इसका वो मिलता है, वो क्या मिलता है, इसका, इसकी डेफिनेशन मिलती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन के बराबर अपोजिट रिएक्शन होता है, इस लॉ को हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके अलावा सांविक संरक्षण का नियम क्या होता है, सांविक संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जहाँ पे भी कंजर्वेशन का लॉ लगता है तो वहां पे एक ही बात समझ में आती है, चाहे वो एनर्जी का हो, मोमेंटम का हो, किसी का भी हो, कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब इसको बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता, बस एक तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन का लॉ कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। हमारा अभी का आंसर करेक्ट क्या है, बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि लॉ ऑफ सेकेंड, सेकेंड लॉ जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसी से हमको बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। जब तक आगे चलते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमसे कोई पूछता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, पहले तो ये समझ लो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 343। क्या है? 343 इसका करेक्ट आंसर है। मैं बता देता हूँ आपको पहले तो ध्वनि। देखो ध्वनि तीनों मीडियम में चल सकती है, सॉलिड में चल सकती है, इसके अलावा लिक्विड में चल सकती है, इसके अलावा गैस में भी चल सकती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा चलती है, उसके बाद लिक्विड में चलती है, उसके बाद गैस में चलती है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जो ध्वनि ध्वनि होती है यानी कि साउंड, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अभी उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ईयर यानी कि हवा के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है? तो हवा के अंदर होती है 343 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। अभी देखो हमने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया है, आगे चलते हैं। देखिए अगर आप ऐसे ही बने रहेंगे ना तो हर क्वेश्चन में हम जो आपको बता दें अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कवर हो जाते हैं। अगर आप साथ देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिए जरा अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हाउ इज द इमेज फॉर्मेड इन अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो आपने इसका जो है ना थ्योरी पढ़ा होगा, उसके बेस पे आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए जरा पहला ऑप्शन है आभासी और सीधा। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, है ना। इसके अलावा वास्तविक और उल्टा, रियर एंड इनवर्ट। इसके अलावा अगला ऑप्शन है आभासी और उल्टा यानी कि जो होता है ना वर्चुअल और इनवर्ट। इसके अलावा वास्तविक और सीधा तो रियल और इरेक्ट। आप जरा आंसर दीजिएगा, बताइए जरा, बताइए क्या है इसका आंसर, क्या होगा? देखिए जरा अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर जो है ना आपके वो होते हैं भैया दो टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल फिर अलग अलग होते हैं, इसमें एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर ये होता है। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज इमेज इसकी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी, आभासी और सीधी बनती है। कैसी बनती है? आभासी और, एक मिनट पेन से नहीं चल रहा है ना, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन जो है ना हमारा ये सही होगा। अगर हमसे पूछता है प्लेन मिरर में हमेशा कैसी बनती है, तो कैसी बनती है, आभासी बनती है और सीधी बनती है। हमेशा याद रखेंगे वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि देखो रियल इमेज तो बनेगी नहीं ना, अगर इमेज रियल थोड़ी होती है मिरर के अंदर, ठीक है ना। हमारी आईज में अगर पूछता है तो इमेज कैसी होती है, रियल होती है, लेकिन मिरर के अंदर इमेज रियल नहीं होती, ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेन कितने टाइप के होते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो इस यहाँ पे बेसिकली तो दो टाइप के होते हैं, बाकी और होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, टॉपिक जब पढ़ेंगे उस टाइम में समझेंगे। अभी तो आप इतना समझिए कि प्लेन होते हैं और स्पेरिकल्स होते हैं। स्पेरिकल दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना, अवतल और उत्तल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू विच क्वांटिटी? ये बताइए जरा इनमें से कौन सी क्वांटिटी से रूम्स लॉ रिलेटेड है? या टेम्परेचर से रिलेटेड है, या करंट से रिलेटेड है, फोर्स से है, या प्रेशर से? कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका, जल्दी बताइए जरा फटाफट। तो ओम्स लॉ जो है वो होता है आपका करंट से रिलेटेड। किससे होता है? करंट से रिलेटेड होता है। ओम्स लॉ किससे रिलेटेड होता है? करंट से। टेम्परेचर आपको पता ही है टेम्परेचर क्या होता है। इसके अलावा फोर्स, फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में। इसके अलावा प्रेशर, प्रेशर को नापा जाता है पास्कल में। ये दोनों यूनिट आप अच्छे से याद रखेंगे। करंट, करंट ओम्स लॉ किससे रिलेटेड है? तो करंट से रिलेटेड है यहाँ पे। हालांकि करंट्स को मेजर नहीं करा जाता ओम्स में, याद रखना है ना। करंट को किस में मेजर करा जाता है, ये जरा जल्दी से बताइए। यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसका ऐसा यूनिट बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या मापता है? मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो क्या मापता है? व्हाट डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर?
किसी वस्तु है उसका जो मास होता है वो क्या मेजर करता है? किसी वस्तु की डेंसिटी मेजर करता है, या उसका अमाउंट ऑफ मैटर इन दी इट, इसके अलावा वेट, इसके अलावा वॉल्यूम। तो इनमें से क्या मेजर करता है? आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, जल्दी फटाफट करिए। मैं थोड़ा सा वेट लेता हूँ, उसका कारण है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाए, फिर आपका टेस्ट लगाने का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताइए। ठीक है, चलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है वही मापता है। देखिए, यहाँ हम दो चीजें समझते हैं, एक समझते हैं मास यानी कि द्रव्यमान, एक समझते हैं हम वेट। वेट मतलब कि भार। क्या समझते हैं? भार। देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी बॉडी है, ये अमाउंट है, मेरा पूरा बॉडी, हाथ पैर सिर है ना, ये सब क्या है? जैसे ये पेन है तो ये जो ऐसे पकड़ने में सेब है, इसमें नुक है, ये सारी चीजें, ये इसका क्या है? अमाउंट ऑफ वेट, मैटर का अमाउंट है। यानी कि ये इसका क्या है? ये इसका मास है। अगर मैं इसको तौलूंगा तो उसमें 10 ग्राम वजन है, 50 ग्राम वजन है, वो क्या है? इसका वेट है। वेट जो है वो चेंज हो जाता है, वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि मास जो है नॉट चेंजेबल होता है। ये कभी भी ऐसे आप चंद्रमा पे ले जाएंगे तब भी चेंज नहीं होगा, जबकि वेट को अगर आप चंद्रमा पे ले जाएंगे तो ये वेट चेंज हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे पूछा था, है ना। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि विद्युत धारा जो है उसका यूनिट क्या होता है। जल्दी बताइए जरा, क्या इसका यूनिट वॉट होता है, क्या इसका यूनिट वॉट होता है या वोल्ट होता है, इसके अलावा एम्पियर होता है या फिर ओम होता है? क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जरा, हमको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती है इसकी? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। करेक्ट आंसर है एम्पियर। एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एम्पियर में ही हम इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको मेजर करते हैं। आपको बताया था वोल्ट, वोल्ट में किसको नापते हैं, वॉट में किसको नापते हैं, और ओम्स, ओम्स किससे रिलेटेड है? तो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा से ही रिलेटेड होता है ओम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दाब का एसआई इकाई क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताए थे पास्कल। थोड़ी देर पहले क्या बताए थे आपको? पास्कल बताए थे। इसके अलावा न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। इसके अलावा जूल किसका होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जूल किसका एसआई यूनिट होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन नियम क्या कहलाता है? परावर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ? रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो क्या होता है? तो ये आपतित कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट रे बनाने के साथ जो एंगल बनता है वो, और रिफ्लेक्टेड के साथ जो बनता है एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। या जो इंसिडेंट एंगल होता है वो बड़ा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल से, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो बड़ा होता है इंसिडेंट एंगल से। इसके अलावा दोनों जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं। जल्दी इसका आंसर बताइए जरा। तो इसका आंसर पहला वाला होगा। क्या होगा? पहला वाला। यानी कि अगर आप ऐसे समझिए कि ये कोई सरफेस है, यहाँ से आने वाली लाइन जो है और ये जाने वाली लाइन है, तो यहाँ जो एंगल इसके साथ एक मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है ना। तो क्या होता है? देखिए जरा, समझना, फिर से समझना। ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई है, तो ये मान के चलिए मीडियम है, ये आने वाली लाइन है और ये जाने वाली लाइन है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपस में कैसे होंगे? वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन का लॉ कहलाता है। इसमें दो नियम होते हैं, तीनों एक ही लाइन पे होनी चाहिए। यानी आप क्या देख पा रहे हैं ऐसे, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, और दोनों एंगल्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, जब भी वो जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो पाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आइए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स? कोई बेटा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर आपको ये भी नहीं पता ना तो आपने फिजिक्स में बहुत कम चीजें पढ़ी है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने खोजा था? बताइए जरा। क्या ये न्यूटन ने खोजा था, गैलीलियो ने खोजा था, या आइंस्टीन ने खोजा था, या जो होता है ना फ्राइडे, फ्राइडे इन्होंने खोजा था? जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहे हैं हम आपका। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने खोजा था? न्यूटन ने। इसके अलावा अगर हम बात करें गैलीलियो की,
तो इन्होंने टेलीस्कोप की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? टेलीस्कोप। आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर डिस्कवर किया था। फेराइडे का जो हाथ वाला नियम है वो फेराइडे ने खोजा था, है ना, याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। आपने ये मीम्स बहुत बार सुना होगा। बताइए, यूनिट ऑफ पावर, वो बोलता है वॉट, तो आपको याद आ जाता है कि भैया वॉट करेक्ट आंसर है ना। चलिए अब हम बाकी की बात कर लेते हैं। जूल किसका होता है? एनर्जी का होता है। एनर्जी का होता है, इसके अलावा टेम्परेचर का भी होता है, न्यूटन फोर्स का होता है। भैया इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स है ना, इसको याद रखिए भैया, है ना। इसके अलावा एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ना, विद्युत धारा का होता है। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, ना कि रिफ्लेक्टन, रिफ्लेक्शन की, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इसके अलावा अपवर्तन के कारण, ध्वनि के कारण। बताइए जरा, ये आंसर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जल्दी बताइए। देखिए, हमको पता है कि प्रकाश की गति में जो परावर्तन होता है उसी के वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। समझने की कोशिश करिए। ये वो वाला क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो उसमें जब पेंसिल आती है तो वो यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है हमको, यहाँ से ना थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। यही क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का होता है। तो ये किस वजह से हुआ है? लाइट का ट्रेवलिंग फेस, यानी कि लाइट जो है स्पीड में चेंज होता है एक मीडियम से जाने पर दूसरे मीडियम में, तो स्पीड में चेंज हुआ है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो पाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये पता ही है, देखिए आपको परावर्तन पता ही है, आपको अपवर्तन पता है, जो हमने बताया वही है। ध्वनि, ध्वनि के कारण तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन ध्वनि की स्पीड वगैरह अपन याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोणीय सांबे की ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जैसे जो एंगल, एंगल पे जो मोमेंटम होता है, यहाँ से जो मूवमेंट होगा उसके बारे में हमसे ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। तो देखो इसका आंसर होगा बी, इसको डायरेक्ट समझ लो। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ये वाला, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। देखिए बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर किसे मापता है? यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। देखो, टेम्परेचर को मापता है, या प्रेशर को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है, या फिर जो ऊंचाई होती है एल्टीट्यूड, उसको मेजर करता है। देखो एल्टीट्यूड को तो मेजर करेगा नहीं, काम खत्म करो इसको। टेम्परेचर, टेम्परेचर को थर्मामीटर मापता है, इसके अलावा पायरोमीटर वगैरह भी इसको मापते हैं। प्रेशर, प्रेशर को कौन मापता है ये बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रेशर को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेशर को मापने के लिए हम जो है बैरोमीटर का यूज करते हैं। दाब, वो भी किसका प्रेशर? तो एयर का प्रेशर मापने के लिए जो है इसका यूज करा जाता है। किसका प्रेशर मापने के लिए यूज करा जाता है? एयर का प्रेशर मापने के लिए करा जाता है। आप टेम्परेचर के लिए आपको बताइए थर्मामीटर यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पावर का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर का जो है ना सूत्र क्या होता है बताइए जरा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बता सकते हैं ना, जल्दी बताइए। देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इनटू टाइम। क्या होता है? वर्क इनटू टाइम। मतलब एक समय में कितना काम आप कर पाते हैं वही आपकी पावर है, ठीक है ना, वही क्या है? आपकी पावर है। इसके अलावा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये नहीं होता है। एनर्जी इनटू मास, ये भी नहीं होता है। अपॉन मास तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो होगा ही नहीं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये होती है स्पीड। ये क्या होती है? स्पीड।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए वाला। क्या होगा? ए वाला आंसर। टाइम अपॉन वर्क। क्या होता है? टाइम अपॉन वर्क इसका करेक्ट आंसर होता है कि इतना वर्क इतने समय में हो पाया, ये आपका क्या है? पावर है। चलिए आगे चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? भैया मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। कल कितनी बार पूछ लिया गया है बता नहीं सकता मैं, कितनी बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। विच मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो साइड मिरर होते हैं, यहाँ पे बात हो रही है साइड मिरर की, नहीं हो रही पीछे देखने के वाले की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा? कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा, इसके अलावा प्लेन मिरर होगा, इसके अलावा नॉन, इनमें से कोई नहीं, बताइए जरा। तो ये तो गलत है, इन तीनों में से बताइए जरा क्या होगा? इन तीनों में से बताइए जरा कौन सा होगा? जल्दी बताइए आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब वाहन के पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज होते हैं उनकी बात करते हैं तो उसका आंसर आता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका उपयोग करा जाता है। इसके अलावा जो उसकी साइड में लाइट लगी होती है, उसके आगे जो लाइट होती है, लाइट में, इसके अलावा टॉर्च में जो उपयोग होता है वो कौन होता है? कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉनकेव मिरर होता है। जबकि जो हम पीछे साइड मिरर व्यू होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है, उसमें जो कुछ लिखा रहता है ना ऑब्जेक्ट वगैरह, उसका यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आइए। ये पेन बहुत परेशान कर रहा है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमको यहाँ दिया गया है कि ऊंचाई ऊंचाई संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट? तो सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 ये क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको ना। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, याद रखना है इसको। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखते रहना, अपने हिसाब से रख लेना इसको, है ना, समझना। ऊर्जा संरक्षण का नियम, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पेन पेपर लेके ही बैठना बेटा, नोट करिए। अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो वापस से देख लेना ना, जब नोट कर लेना, लेकिन नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से 101% 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है बताइए जरा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से है कि एनर्जी कंजर्वेशन का जो स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन होती है उसका नियम क्या कहलाता है बताइए जरा। देखिए, तो इसका जो नियम है वो ये बोलता है भैया, क्या बोलता है कि ऊर्जा नष्ट या उत्पन्न नहीं हो सकती, केवल चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता और ना एनर्जी को नष्ट किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में, यानी कि फॉर्म टू फॉर्म चेंज किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है? जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी होता है, ये कहलाता है, ठीक है ना। तो आप जो है याद रखना कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको चेंज किया जा सकता है ना। तो ये आप याद रखेंगे, यही लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? क्या टाइम की यूनिट होती है, या डिस्टेंस की होती है, स्पीड की होती है, या चमक यानी कि ब्राइटनेस की होती है? बताइए जरा, बताइए। आपको ऐसा लग रहा होगा प्रकाश वर्ष, इसमें वर्ष लगा हुआ है यानी कि ईयर लगा हुआ है, ईयर लगा है तो ये टाइम की यूनिट होगी, जबकि ये टाइम की यूनिट नहीं होती, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। करेक्ट आंसर क्या है? डिस्टेंस करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है, डिस्टेंस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी मापने की इकाई ही लाइट ईयर कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विद्युत परिपथ में फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज यूज करा जाता है वो क्यों करा जाता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जरा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भैया बी, ऑप्शन नंबर बी। अधिक धारा से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? सुरक्षा करने के लिए ही हम क्या कर लेते हैं? सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आवर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं यूज करते, बैटरी चार्ज करने के लिए क्या है कि कुछ मतलब नहीं है ना, ध्वनि होने से मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है कि ज्यादा एनर्जी आती है तो फ्यूज जल जाता है, उसके बाद जो है सर्किट नहीं हो पाता और पूरा जो घर है उसका अपना घर जो होता है वो सुरक्षित होता है, उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। जैसे आजकल एमसी इसकी जगह पे काम होने लगी है। पहले कौन यूज होता था? फ्यूज का जो तार होता है वो यूज होता है। अभी आपको ये आंसर बताना है कि फ्यूज तार काय के बने होते हैं, फ्यूज तार को काय से बनाया जाता है और उनकी क्वालिटी क्या होती है, बताइए जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे मिलती हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंड व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मीट? जब दो सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है? इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। इसका आंसर होता है व्यतिकरण। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है, याद रखिए जरा। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस इसका आंसर होता है करेक्ट। आपको पता है रिफ्रैक्शन परावर्तन होता है, ये वाली कंडीशन होती है, आती है जाती है, मीडियम एक ही जगह पे होता है। इसके अलावा विवर्तन डिफ्रैक्शन, इसके अलावा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ये ग्लास वाली कंडीशन होती है। कौन सी होती है? ग्लास वाली कंडीशन होती है जिसमें पेंसिल आती है तो ऐसी ना होके वो ऐसी हो जाती है ना, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है तापीय विस्तार किससे संबंधित है? थर्मल एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू, बताइए जरा। हीट से है, फोर्स से है, साउंड से है, एनर्जी से है? ये तो आप बता सकते हैं, जरा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए जरा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हीट। क्या होता है? हीट इज अ करेक्ट आंसर। टेम्परेचर टू रिलेटेड होती है कौन? तापीय विस्तार। देखो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ये किससे होगी? हीट से रिलेटेड होगी। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, ताप यहाँ पे दिया है हीट, है ना। तो ये यहाँ पे हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऊष्मा होना चाहिए था इसका सही आंसर, यानी कि हीट इज अ करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी तरंगे जो है वो निर्वात में चल सकती हैं? मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, इसके अलावा नन। देखिए भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी किसके बारे में? साउंड वेव के बारे में। तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये सॉलिड में सबसे तेज चलती हैं, तो ये आंसर हमारा सही नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। उसके अलावा हमारा मैकेनिकल वेव्स और बचा क्या हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जरा आंसर इन दो में से बताइए, क्योंकि ये तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, है ना। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जरा आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो हम बता देते हैं, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट में। देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द करेक्ट आंसर। क्यों? इसके अलावा जो प्रकाश तरंगे होती हैं, यानी कि जो सोलर वेव्स होती हैं ना, जो सन से आती हैं, वो भी आपकी क्या होती है? उनको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ठीक है, इसकी दोनों आंसर सही हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस जो सनलाइट होती है, सनलाइट, ये भी, इसको भी किसी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। साम्बेक का सूत्र क्या? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं ना, है ना, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, तो ये आपको बहुत याद रखना है ना। चलिए बताइए जरा, मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। चलिए, है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होता है। इसके अलावा द्रव्यमान इनटू त्वरण, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, है ना।
इसका आंसर होता है मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। टाइम अपॉन वर्क अपॉन टाइम नहीं होता है, वर्क इनटू टाइम तो वो होता ही नहीं है ना। ये किसका होता है? अभी पीछे बात कर चुके हैं अपन इसमें। ये होता है पावर का। किसका होता है? पावर का, ठीक है ना। ये वेलोसिटी का होता ही नहीं है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई साहब, ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए जरा। तो देखो अभी तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। कैलोरीज, इसके अलावा वॉट, इसके अलावा जूल, जूल के अलावा न्यूटन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन की। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। जूल, जूल एनर्जी का होता है। ऑप्शन है ना। तो जूल इसके अलावा जूल जो है ना, जूल आपका करेक्ट आंसर है। जूल क्या है? जूल होता है, किसका होता है? हीट का होता है। इसके अलावा एनर्जी का होता है। हीट और एनर्जी दोनों का ये होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कैलोरी और वॉट। तो वॉट और कैलोरी आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा किसका होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए जरा, ये दिया है व्हाट हैपेंस टू करंट इज इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन अ सर्किट। सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? परिपथ में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसको बढ़ा कैसे सकते हैं हम। किसी भी जो सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, परिपथ में जो रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारा बढ़ जाती है। क्या धारा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, नो चेंज होता है, इसके अलावा अनंत हो जाती है, बिकम्स इन्फिनिटी। तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए डिक्रीज। क्या होना चाहिए? डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो चीजें जो एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। 25 क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने आराम से 50 से लेके 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है तो अपने 50 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को क्या करेंगे आप? चैनल को आप क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा लाइक कर देंगे हमारी वीडियो को। इसके अलावा आप क्या कर देंगे? इसको शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं या ADDET की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए, या फिर फिजिक्स के और क्वेश्चन चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन चाहिए, या फिर कोई सा टॉपिक चाहिए जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। ये चैनल आपका है, जैसा चाहें आप वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको गारंटी दे सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम फ्री में आपको पूरा कंटेंट यूट्यूब पे पेपर निकालने की दम दे सकते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि यूट्यूब की दम पे ही, हमारे इस चैनल की दम पे आप पेपर निकाल सकते हैं भाई साहब। ऑफलाइन में बहुत बच्चों के सिलेक्शन दिए हैं, है ना। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हम अशोक नगर में देरखास कैंपस जो होता है ना, डीसी कैंपस, उसको चलाते हैं। हमने बुक्स भी बनाई हैं। क्या करी है हमने? बुक्स भी बना रखी हैं एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, जो 11 और 12 वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए हमने बुक्स बना रखी हैं भैया। बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है, जब जाके हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।